तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स मेरियन क्रेन नामक लड़की को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के लंच आवर में अपने बॉयफ्रेंड सैम लूमीस से मिलने एक होटल रूम में आई थी। मेरियन एरिजोना के फीनिक्स सिटी में रहती थी जबकि सैम कैलिफोर्निया के फेयरवेल सिटी में रहता था। सैम अक्सर मेरियन से मिलने उसके शहर आता था और ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मेरियन चाहती थी कि सैम उससे शादी कर ले, लेकिन दोस्तों सैम के सर पे काफी कर्ज था जिस वजह से वो मेरियन को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता। तो लंच आवर के बाद मेरियन अपने ऑफिस में वापस जाती है जहां हम उसके बॉस को देख पाते हैं। बॉस के साथ मिस्टर कैसिडी नाम का एक इंसान था जो कि हैरिस स्ट्रीट प्रॉपर्टी को अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहता था। मिस्टर कैसिडी मेरियन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है और वो मेरियन के बॉस को $40,000 कैश में पे करता है फॉर द प्रॉपर्टी। मेरियन के बॉस ये पैसा मेरियन को देते हुए इसे बैंक में जमा करने को बोल देते हैं और मेरियन उस दिन ऑफिस से सर दर्द का बहाना मार के जल्दी निकल जाती है। अब दोस्तों मेरियन ये सारा पैसा चुराकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड सैम के पास जाने की सोचती है ताकि इस पैसे की मदद से सैम का कर्ज उतर जाए, जिसके बाद ये दोनों एक अच्छी जिंदगी बिता सकेंगे। बस फिर क्या था, मेरियन अपने पर्स में $40,000 कैश रख के सीधा कैलिफोर्निया के फेयरवेल सिटी की तरफ बढ़ती है जहां उसका बॉयफ्रेंड सैम रहता था। कुछ दूर कार चलाने के बाद मेरियन को नींद आ रही थी और वो अपनी कार को रोड साइड लगाकर सो जाती है। रोड साइड पे एक पुलिस पेट्रोल ट्रूपर मेरियन के कार को देखता है और वो मेरियन को जगाता है। अपनी कार के बाहर पुलिस को देखकर मेरियन एकदम घबराने लगती है और पुलिस ऑफिसर भी इस बात को नोटिस करते हैं। मेरियन फौरन ही अपनी कार लेकर वहां से निकलती है, लेकिन दोस्तों उस पुलिस ऑफिसर को शक हो गया था जिस वजह से वो मेरियन का पीछा करने लगता है। पुलिस से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मेरियन बास्कोफील्ड के एक कार शॉप में अपनी कार एक्सचेंज करके एक लोकल नंबर वाली कार लेती है। यहाँ भी मेरियन इतनी हड़बड़ी में थी कि वो नए कार की एक्सचेंज रेट को नेगोशिएट किए बिना ही वहां से एब्रप्टली निकल जाती है। दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर द सेल्समैन और वो सेल्समैन ये बात पुलिस को भी बताता है। एनीवेज यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मेरियन को ड्राइविंग में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि रात के वक्त काफी बारिश हो रही थी। इसीलिए मेरियन ऑफ हाईवे एक बेट्स नामक मोटेल के पास अपनी कार रोकती है। इस मोटेल का मालिक नॉर्मन बेट्स नामक इंसान था जो कि काफी फ्रेंडली था। नॉर्मन का घर मोटेल के ठीक पीछे था जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो नॉर्मन मेरियन को अपनी मोटेल की कैबिन नंबर 1 की चाबी देता है और यहाँ हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि मेरियन होटल के रजिस्टर में अपना नाम मेरी सैमुअल्स लिखती है, विच वॉज अ लाई। नॉर्मन मेरियन को अपने घर खाने पे बुलाता है, लेकिन जब नॉर्मन अपने घर जाता है तो मेरियन को उसकी और उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे जहां नॉर्मन की माँ उसे मेरियन को घर के अंदर लाने से मना कर रही थी। अपनी माँ की बात मानते हुए नॉर्मन मेरियन के लिए मोटेल ऑफिस में ही खाना लाता है एंड ही वाज फीलिंग सॉरी फॉर दैट। ये दोनों मोटेल ऑफिस में खाते हुए बातें करते हैं जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि नॉर्मन बर्ड्स की टैक्सीडर्मी करता है। अब जिन्हें टैक्सीडर्मी का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि किसी भी डेड बॉडी को केमिकल्स द्वारा प्रिजर्व करने की प्रक्रिया को ही टैक्सीडर्मी कहते हैं। खैर मेरियन यहाँ बताती है कि उसने नॉर्मन और उसकी माँ की बातें सुन ली थी और इस बात पे नॉर्मन का कहना था कि उसकी माँ थोड़ी मेंटली इल है। नॉर्मन बताता है कि वो अपनी माँ की वजह से एक इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं जी पा रहा है, बट देन इट्स ओके क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरियन सजेस्ट कि नॉर्मन अपनी माँ को केयर सेंटर वगैरह में डाल सकता है, लेकिन दोस्तों इस बात को सुनकर नॉर्मन गुस्सा होकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है। ओवरऑल नॉर्मन की बातों को सुनकर मेरियन को थोड़ा बुरा लगता है एंड शी डिसाइड्स कि वो अगली सुबह अपनी शहर वापस जाकर चुराया हुआ पैसा रिटर्न करेगी। अब दोस्तों नॉर्मन ने मेरियन को रूम नंबर 1 इसलिए दिया था क्योंकि ये कमरा उसके ऑफिस से सबसे करीब था और नॉर्मन के ऑफिस में एक होल थी जिससे वो मेरियन के कमरे में झांक सकता था। इस चीज में हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि नॉर्मन मेरियन की तरफ अट्रैक्टेड था और वो एक क्रीप भी था। एनीवेज अपने कमरे में वापस आने के बाद मेरियन सारे पैसों को न्यूज़पेपर में फोल्ड करके नहाने जाती है। नहाते वक्त मेरियन के बाथरूम में एक शैडोई फिगर आती है और वो मेरियन पे एक चाकू से अटैक करके उसे मार डालती है। कुछ ही देर बाद नॉर्मन को अपने घर में खून दिखता है और वो भागकर मेरियन के कमरे पे आता है। नॉर्मन को यहाँ मेरियन की लाश मिलती है और वो इस सीन को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बिना पुलिस को बताए ही क्राइम सीन को क्लीन करने लग जाता है।
नॉर्मन मेरियन की लाश, उसकी सारी बिलोंगिंग्स और न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ पैसा उठाकर मेरियन के कार में रख देता है। फिर वो इस कार को ड्राइव करके पास वाले दलदल में डुबा देता है ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। तो इस घटना के एक हफ्ते बाद मेरियन की बहन लाइला उसे खोजते हुए फेयरवेल आती है, जहां वो सैम से मिलकर अपनी बहन के बारे में पूछती है। सैम को भी मेरियन के बारे में कुछ पता नहीं था और इस सीन में एब्रोगास्ट नामक एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी आते हैं, जिनका कहना था कि मेरियन $40,000 चुराने के लिए वांटेड है। एब्रोगास्ट का कहना था कि अगर मेरियन पैसे वापस लौटा दे तो उस पर केस नहीं किया जाएगा। अब ऑब्वियसली किसी को भी यहाँ मेरियन की करंट लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था और इसीलिए एब्रोगास्ट पास वाले होटल्स वगैरह में जाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं। एब्रोगास्ट बेट्स मोटेल भी पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात नॉर्मन से होती है। पूछताछ में नॉर्मन झूठ बोलता है कि उसके मोटेल में मेरियन नहीं आई थी, लेकिन एब्रोगास्ट धीरे धीरे उससे बातें उगलवाना शुरू कर देते हैं। फाइनली नॉर्मन एग्री करता है कि मेरियन उसके मोटेल पे आई थी, लेकिन वो ये झूठ बोलता है कि मेरियन अगले दिन सुबह वापस चली गई थी। बातचीत के दौरान एब्रोगास्ट नॉर्मन के घर की खिड़की पे किसी औरत की परछाई देखते हैं और नॉर्मन का कहना था कि वो उसकी माँ है। एनीवेज, एब्रोगास्ट ये सारी डिटेल्स लाइला और सैम को फोन पे बताते हैं और वो वापस चुपके से नॉर्मन के घर के अंदर उसकी माँ से मिलने जाते हैं। अब जैसे ही एब्रोगास्ट सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते हैं, एक अनजान व्यक्ति एब्रोगास्ट पे हमला करके उन्हें चाकू से मार डालता है। अब दोस्तों, लाइला और सैम एब्रोगास्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एब्रोगास्ट के कई घंटों तक वापस न आने पे वो दोनों काफी परेशान थे। इसीलिए सैम एब्रोगास्ट को ढूंढते हुए बेट्स मोटेल पहुंचता है। मोटेल के पास नॉर्मन के घर की खिड़की में सैम को भी एक औरत की परछाई दिखती है, लेकिन जब सैम घर का दरवाजा नॉक करता है तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। हार मानकर सैम वापस लाइला के पास आता है और ये दोनों टाउन के डेप्यूटी शेरिफ के पास जाते हैं। सैम का कहना था कि उसने नॉर्मन के घर में किसी औरत की परछाई देखी थी और एब्रोगास्ट ने भी फोन में किसी औरत के दिखने की बात बताई थी। इस बात पे शेरिफ का कहना था कि नॉर्मन की माँ का नाम नॉर्मा था, जो कि तकरीबन 10 साल पहले मारी जा चुकी है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि नॉर्मन के घर में कोई औरत हो। जी हाँ दोस्तों, शेरिफ बताते हैं कि नॉर्मन की माँ अपने हस्बैंड के मरने के बाद थोड़ा मेंटली सिक हो गई थी। कई सालों बाद उनकी जिंदगी में एक दूसरा इंसान आया, लेकिन पागलपन में उन्होंने उस इंसान को और खुद को जहर देकर मार डाला। बेचारे नॉर्मन को अपनी माँ और उनके पार्टनर की लाश बिस्तर पे मिली थी, जिसके बाद उन लोगों ने इन दोनों लाशों को दफनाया था। Now this was really shocking, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेरियन ने भी नॉर्मन के माँ की आवाज सुनी थी, एब्रोगास्ट ने नॉर्मन की माँ की परछाई देखी थी एंड इवन सैम ने भी नॉर्मन की माँ को देखा था। This cannot be an illusion, और इसीलिए सैम और लाइला खुद से ही नॉर्मन के मोटेल छानबीन करने पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स नॉर्मन के घर की सीन देखते हैं, जहां हम व्यूअर्स को नॉर्मन और उसके मॉम की आवाजें सुनाई देती है। नॉर्मन अपनी मॉम को बोल रहा था कि उसके घर में पुलिस वगैरह आ सकती है, तो उसकी माँ को फ्रूट सेलर में छिपना होगा, लेकिन नॉर्मन की माँ फ्रूट सेलर में जाने से मना कर रही थी। नॉर्मन जबरदस्ती अपनी मॉम को फ्रूट सेलर में उठाकर बंद कर देता है। सो थोड़ी देर बाद सैम और लाइला बेट्स मोटेल पहुंचते हैं और ये दोनों नॉर्मन से रूम मांगते हैं। नॉर्मन इन्हें देखकर थोड़ा डरा हुआ था और सैम नॉर्मन को इनडायरेक्टली डरा धमका रहा था। सैम नॉर्मन को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और लाइला चुपके से नॉर्मन के घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। नॉर्मन सैम के क्वेश्चंस वगैरह से एकदम डर रहा था और सैम उस पे $40,000 चुराने का इल्जाम डाल रहे थे। नॉर्मन के लिए ये सब सहना पॉसिबल नहीं हो रहा था और इसीलिए वो सैम पे एक काइंड ऑफ वॉर से हमला कर देता है। इसके बाद नॉर्मन भागकर अपनी घर की तरफ बढ़ता है, जहां लाइला छानबीन कर रही थी। दोस्तों, लाइला को घर के फ्रूट सेलर में एक चेयर पे बूढ़ी औरत बैठी दिखती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही लाइला इस चेयर को टर्न करती है, वो एक इंसानी स्केलेटन को कपड़ों में देखती है। जी हाँ दोस्तों, दिस सीन वाज रियली शॉकिंग और लाइला जोरों से चिल्लाना शुरू करती है। तभी अचानक हम भी उस वहां नॉर्मन को अपनी माँ के कपड़ों में एक विग पहना देख पाते हैं, जो कि लाइला पे एक चाकू से अटैक करता है। एन वक्त पे वहां सैम आकर नॉर्मन को रोक लेते हैं और लाइला की जान बच जाती है। यहाँ सीन चेंज होकर कोर्ट रूम की आती है, जहां एक साइकियाट्रिस्ट पूरे केस को अच्छे से समझाते हैं।
साइकियाट्रिस्ट का कहना था कि उन्होंने नॉर्मन से बातें की है और नॉर्मन उनसे उसकी मां नॉर्मा की आवाज में नॉर्मा बन के ही बातें कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मन को स्प्लिट पर्सनालिटी थी, जहां वो खुद ही अपनी मां बनकर उनकी आवाजें निकालता था। बचपन में अपने पिता के मरने के बाद नॉर्मन मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और वो अपनी मां से काफी क्लोज था। कई सालों बाद नॉर्मन की मां को एक दूसरा लवर मिल गया, जिसके बाद नॉर्मन को अकेला फील होने लगा। इसीलिए उसने ही अपनी मां और उनके लवर को जहर देकर मार डाला था। ऐसा करने के बाद नॉर्मन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसने अपनी मां के कत्ल को आत्महत्या की तरह सेटअप किया। गिल्ट में नॉर्मन ने अपनी मां की लाश को कब्र से चुरा लिया और उसने इस लाश पे टैक्सीडर्मी कर दी। फिर उसके अंदर अपनी मॉम की ही एक और पर्सनालिटी आ गई, जहां वो खुद से ही अपनी मॉम बनकर बातें करता था। जब भी नॉर्मन के मोटेल में कोई अट्रैक्टिव वुमेन आती थी तो नॉर्मन की मॉम वाली पर्सनालिटी को ये पसंद नहीं आता था और इसीलिए नॉर्मन की मॉम वाली पर्सनालिटी इन अट्रैक्टिव वुमेन की हत्या कर देती थी। मेरियन से पहले भी नॉर्मन के मोटेल में 2 लड़कियां मारी गई थी और ये सब नॉर्मन के मॉम वाली पर्सनालिटी का काम था। नॉर्मन को खुद ये सब याद नहीं रहता था एंड लाइक अ गुड सन वो अपनी मॉम के कत्लों को कवर अप करता था। नॉर्मन के अंदर की ये 2 पर्सनालिटीज आपस में ही बैटल कर रही थी और फाइनली नॉर्मन के मॉम वाली पर्सनालिटी जीत गई, जिस वजह से नॉर्मन हमेशा के लिए नॉर्मा यानी कि अपनी मॉम की पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर चुका है। इन शॉर्ट, नॉर्मन के खुद की पर्सनालिटी इज डेड नाउ। मूवी के लास्ट सीन में हम इस नॉर्मन को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम की आवाज में बोल रहा था और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था मानो उसने कोई कत्ल नहीं किया है। द सीन वॉज वेरी क्रीपी, लेकिन यहाँ हम भी समझ पाते हैं कि मिसेस नॉर्मा की पर्सनालिटी नॉर्मन के ऊपर पूरी तरह से आ गई है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी साइको मूवी की कहानी और 1960 के हिसाब से ये फिल्म काफी अच्छी थी। हालांकि अगर अभी आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको शायद ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आए, लेकिन इस फिल्म की कहानी सुनने में आज भी काफी अच्छी लगती है। फोटोज देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी, लेकिन मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी मेरी एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा और अगर ऐसा है तो वीडियो पे एक लाइक और शेयर तो बनता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।